गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पॉलिटी के एक नए लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में चर्चा किया था, जो कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनी गई हैं, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक पे चर्चा किया था। आज मैं पॉलिटी के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या है। साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से आज राज्यों की संख्या बढ़ के 28 हो गई है, और वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उनकी संख्या बढ़ के 8 हो गई है। तो किस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ी है, कौन कौन से नए राज्यों का गठन हुआ है, किन किन राज्यों का विलय भी किया गया है या किन राज्यों को तोड़ा गया है, इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत लगभग दो पार्ट में उसका डिवीजन था। एक पार्ट कहलाता था ब्रिटिश भारत और जो दूसरा पार्ट था उसका कहलाता था देसी रियासतें। देसी रियासतें तो ब्रिटिश, उस समय जो ब्रिटिश भारत था उसमें टोटल 9 प्रांत शामिल थे, और जो देसी रियासतें थी उसमें लगभग 600 स्टेट्स शामिल थे जो देसी रियासतों के रूप में थे। जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन जो 14 अगस्त को होता है 1947 को, तो उस समय इन 600 राज्यों में से 542 देसी रियासतों को छोड़कर बाकी सब के सब पाकिस्तान में शामिल हो गए, और 542 जो बच गए थे उनको भारत में शामिल किया जाना था। लेकिन दोस्तों, इसमें भी 3 ऐसे देसी रियासतें जिन्होंने बड़ी दिक्कतों का सामना करा दिया भारत को अब भारत में शामिल होने के लिए, उन राज्यों को देखते हैं हम लोग। वो 3 जो देसी रियासतें थी, एक नंबर में था आपका जूनागढ़, फिर हैदराबाद, और जम्मू तथा कश्मीर। दोस्तों, देसी राज्यों का एकीकरण का कार्य कर रहे थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे देसी रियासतों को एक करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें 3 ये जो देसी रियासतें हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन लोगों ने साफ तौर पे भारत में शामिल होने से मना कर दिया। सरदार पटेल जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर को विलय करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करते हैं। उसमें सबसे पहले जूनागढ़ को उन्होंने जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिलाया। जनमत संग्रह क्या होता है दोस्तों? जिस क्षेत्र में जूनागढ़ पड़ता था उस क्षेत्र की सारी जनताओं से ये सजेशन लिया गया कि आखिर जूनागढ़ कहाँ शामिल होना चाहिए, पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, या भारत में शामिल हो जाना चाहिए। तो जनमत संग्रह में यही बातें डिस्कस हुई कि जूनागढ़ को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई के अथक प्रयासों के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद का जो निजाम था वो भी भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, जिस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करते हुए हैदराबाद को भारत में शामिल किया। सैन्य कार्रवाई का अर्थ होता है सैनिकों के दम पर, सैनिकों की मदद से किसी देसी रियासतों को भारत में मिलाना। तो सैन्य कार्यवाही के दम पर उन्होंने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। दोस्तों, जूनागढ़, हैदराबाद के बाद बारी आती है जम्मू और कश्मीर की। सरदार पटेल जी का कहना था कि जम्मू और कश्मीर को भी सैन्य कार्यवाही के दम पे मिला लिया जाए, लेकिन तभी उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इसका मुद्दा हम यूएनओ में उठाएंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो था वो पेंडिंग में चला गया। और तभी पाकिस्तान का एक समूह था जिसे हम पाकिस्तानी
कबायलिया के नाम से जानते थे, इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर पे अटैक कर दिया। और जिस कारण से जम्मू कश्मीर के जो शासक थे उन्होंने पाकिस्तान के इस अटैक के वजह से भारत से सहयोग मांगा, और उस समय भारत ने सैनिक सहयोग दिया जम्मू और कश्मीर को। सैनिक सहयोग से पाकिस्तानी कबीलियों को हटाया गया, और जिसके बाद एक विलय पत्र पे सिग्नेचर किया गया, और तब जाके जम्मू और कश्मीर पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से भारत का हिस्सा बना। दोस्तों, हम जानते हैं कि मोदी सरकार में 2019 में जम्मू और कश्मीर को भारत में पूरी तरीक़ा से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अब आगे की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की क्या स्थिति थी। स्वतंत्रता के बाद जो भी ब्रिटिश प्रांत थे, हमने बताया कि अभी भारत दो पार्ट में डिवीजन था, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। इन दोनों को आज़ादी के बाद मिलाया गया, और मिलाने के बाद इन्हें 4 कैटेगरी में डिफाइंड किया गया। इन दोनों को एक करके इन्हें 4 भागों में बांटा गया, और 4 भाग था क, ख, ग और घ। इंग्लिश में बात करें तो ए, बी, सी और डी। इसको अ, ब, स इस प्रकार से भी हम कई जगह लिखा हुआ देखते हैं। और इन चारों को मिलाया जाए कि कितने टोटल राज्य थे, तो उस समय 29, ये सभी 29 संख्या में डिवीजन थे। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को 4 भाग में बांटा गया। ये चारों राज्यों को मिलाकर, इन चारों राज्यों की जो श्रेणी है, इसमें जो राज्य शामिल किए गए, उन सब की संख्या टोटल 29 के बराबर थी। अब एक एक कर हम चर्चा करते हैं कि जो राज्यों का डिवीजन हुआ था श्रेणी ए, बी, सी और डी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग ए के बारे में। भाग ए में किस प्रकार के राज्य शामिल किए गए थे। तो दोस्तों, भाग ए में जितने भी बड़े प्रांत थे ज़्यादातर उन्हें शामिल किए गए थे। जैसे हम देखेंगे कि उस समय ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत 9 शामिल किए गए, तथा जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें कुल मिला जुला के इसमें टोटल 216 शामिल थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, और हम इसके उदाहरण में भी कुछ राज्यों को देखेंगे कि कौन कौन से राज्य उस समय भाग ए में शामिल थे। तो असम, बम्बई, पंजाब, बिहार, एमपी जिसे हम मध्य प्रांत उस समय कह रहे थे, मद्रास, मद्रास के बाद आप देख सकते हैं उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इन सब चीज़ों को उस समय शामिल किया गया था ए श्रेणी के कैटेगरी में। और उस समय टोटल ब्रिटिश प्रांत 9 थे और देसी रियासतें 16 थी। उनमें आप कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इन सभी राज्यों को आप देख सकते हैं, जिसमें असम, बम्बई, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और संयुक्त प्रांत शामिल थे। अब हम बात करेंगे भाग बी या दूसरे श्रेणी में कौन कौन से राज्य शामिल थे। भाग बी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो देसी रियासतें थी वो टोटल 275 थी। इसमें देसी रियासतें इसमें 275 शामिल की गई, तथा छोटे जो ब्रिटिश भारतीय राज थे उन्हें भी शामिल किए गए। इसमें छोटे छोटे जो ब्रिटिश भारतीय राज थे उन्हें शामिल किया गया। आप इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि कैटेगरी बी में, बी श्रेणी में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया था। तो अभी हमने बात किया हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर जो आज कर्नाटक का क्षेत्र है मैसूर,
पटियाला जो आज पंजाब में है, राजस्थान, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जिसे आज गुजरात के नाम से हम जानते हैं, और त्रावणकोर, त्रावणकोर जो केरल में उस समय स्थित था। तो इतने सारे राज्यों को और 275 देशी रियासतों को एक करके भाग बी कैटेगरी के राज्यों में शामिल किया गया था। अब हम श्रेणी सी या भाग सी के कैटेगरी के राज्यों को देखेंगे। बात करते हैं भाग सी श्रेणी। जो तीसरी श्रेणी के राज्य थे, इसमें कुल मिला जुला के टोटल 61 देशी रियासतों को शामिल किया गया था इसमें। और इनमें आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य उसमें शामिल किए गए थे। तो अजमेर जो आज राजस्थान का पार्ट है, ये देशी रियासतें छोटे छोटे हुआ करती थी। भोपाल, दोस्तों आज का एक एक जिला कह सकते हैं उस समय देशी रियासतों के बराबर थी। इस प्रकार से हम छोटे छोटे देशी रियासतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 600 से अधिक या उसके करीब थी। उसके बाद बिलासपुर, कूच बिहार, दिल्ली, त्रिपुरा, कच्छ का क्षेत्र जो गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर और कुर्ग। कुर्ग कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रकार से आप भाग सी श्रेणी के राज्यों को देख सकते हैं। भाग डी श्रेणी के राज्य में ज्यादातर उन राज्यों को शामिल किया गया था जो छोटे छोटे थे, और जो दूसरे जो देशों के कब्जे थे उनके ऊपर, जैसे हम बात करेंगे फ्रांसीसियों का कब्जा या पुर्तगालियों का कब्जा, उनसे जो अधिकृत किया गया था जो राज्य, उनको श्रेणी डी या भाग डी के राज्यों में रखा गया था। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। भाग डी में आज का अंडमान, निकोबार द्वीप समूह, और जितने भी राज्य जो अर्जित किए गए थे किसी अन्य देशों के द्वारा, जो अधिकृत क्षेत्र थे, इसमें जैसे पुर्तगाली आ जाएंगे, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा, इनके द्वारा अर्जित क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था भाग डी कैटेगरी के श्रेणी में। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 4 राज्यों का डिवीजन था। दोस्तों इसकी चर्चा करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4 राज्य को बताता है कि आखिर राज्य भारत में किस प्रकार से शामिल है, कैसे नए राज्यों का गठन होना चाहिए, उनके नाम में किस प्रकार के परिवर्तन होना चाहिए, किसी राज्य को 2 पार्ट में बांट के देखना है तो उसको कैसे बांट सकते हैं, कौन बांट सकता है, इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। इनके डिवीजन में अगर कभी संविधान में संशोधन होता है तो उन्हें संविधान के संशोधन में लिस्ट किया जाता है, लिखा जाता है या नहीं, इन सारी बातों पे हम अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम राज्यों के बारे में थोड़ा संवैधानिक उपबंध को देख लेते हैं। क्या कहता है हमारा संविधान? तो इसके लिए भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। भाग 1 में उसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है संविधान का? आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहां भारत के लिए 2 ही शब्द का प्रयोग किया गया है, एक तो भारत स्वयं और दूसरा
इंडिया। दोस्तों, मैंने जब जियोग्राफी की सेशन को लिया था तो उसमें मैंने बताया था, इंडिया के बारे में जब ओवरव्यू मैं दे रहा था तो उसमें मैंने ऑलरेडी चर्चा किया था कि आर्टिकल 1 में केवल और केवल दो ही नाम का चर्चा मिलता है, आर्यावर्त या हिंदुस्तान जैसी शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है। यहाँ राज्यों का संघ का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है, संघ का मतलब यूनियन भी होता है, लेकिन भारत ने फेडरल सिस्टम को ना अपनाकर यूनियन सिस्टम को अपनाया है। अब आगे हम थोड़ी सी बातों को देखते हैं कि आखिर यूनियन का अर्थ क्या होता है। तो यूनियन को समझते हैं हम लोग। यूनियन जो संघ है उसका क्या अर्थ है। इसका पहला आशय यह है कि भारत जो संघ बना है ना, वो राज्यों के समझौते के परिणाम नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि भारत संघ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम राज्यों से समझौता करके संघ बनाए हुए हैं। ये पूरी तरीका से शामिल किया गया है, कोई समझौता की बात नहीं है। दूसरा, इसी में यूनियन का अर्थ समझते हैं कि अगर कोई भी राज्य भारत से अलग होने का प्रयास करता है तो वो कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि संघ से अलग होने की स्वतंत्रता राज्यों को नहीं दी गई है, स्वतंत्रता नहीं प्रोवाइड की गई है। इसका अर्थ भी यूनियन होता है। और यूनियन का एक और आशय हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको कहा जाता है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये इंडिया है और ये सारे के सारे देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों का विनाश किया गया, विलय किया गया भारत में। इनका विनाश तो किया गया, लेकिन इनको फिर से वापस देशी रियासत नहीं बनाई जा सकती, मतलब ये अविनाशी है। ये अर्थ होता है यूनियन शब्द का। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम संविधान के अनुच्छेद 2 की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए अनुच्छेद 2 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 के अनुसार जब भी नए राज्यों का प्रवेश हो या नए राज्यों की स्थापना हो, इन सब का अधिकार आर्टिकल 2 के तहत संसद को प्राप्त है। संसद ही कानून बनाकर नए राज्यों को प्रवेश करेगी या स्थापना करेगी। अब हम आगे आर्टिकल 3 की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 3 क्या कहता है दोस्तों, मैं हूबहू आपके सामने रखता हूं। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये संसद के राज्यों के प्रति विस्तृत क्षेत्र को बताता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 3 में दूसरी बात यह कही गई है कि पुराने राज्यों का नाम में परिवर्तन कर सकती है। जो भी पुराने राज्य हैं, पुराने राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा, जो अगला पॉइंट है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का आकार या उसके सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसके लिए संसद निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाती है और तब जाके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है या पुराने राज्यों का नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र, आकार या सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके प्रोसेस को देख लेते हैं कि किस प्रोसेस से ये सब काम संसद करती है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है
कि संसद जब भी इस प्रकार की कोई विधेयक लाएगी तो उसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा करेगी पहले। इसका अर्थ है कि वो राष्ट्रपति से पहले विचार विमर्श करके ही इस प्रकार का कोई विधेयक संसद में पेश करेगी। दूसरा, जो भी विधेयक आएगा उस विधेयक को जो राष्ट्रपति है वो संबंधित राज्य को भेजेंगे। ये जो विधेयक है वो संबंधित राज्य को भेजा जाएगा। मान के चलिए हम बिहार की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बिहार का डिवीजन करना हो तो सबसे पहले संसद में इसके लिए राष्ट्रपति के पास अनुशंसा के लिए विधेयक जाएगा। विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उसी विधेयक को राज्यों के विधानमंडल के पास भेजेंगे। राज्य का विधानमंडल इस पे जो भी बात करता है कि यह बिहार का डिवीजन होना चाहिए या बिहार का डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरीका से केवल और केवल औपचारिकता है, क्योंकि राज्यों की कोई बात मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। तो ये औपचारिकता है जिसको पूरी करनी चाहिए संविधान के हिसाब से। तीसरा बात कि ये बाध्यकारी नहीं है। जो भी राज्य सजेशन देगा कि हाँ कीजिए या मत कीजिए राज्यों का डिवीजन, ये संसद के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। ये बाध्यकारी नहीं है, संसद अपने मन से जो मन वो कर सकती है। उसके बाद चौथा चीज ये है कि संसद इनको जानने के बाद विधेयक को साधारण बहुमत से पास करके और इस प्रकार के कानून को लागू कर सकती है। अब ये थी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 4 में देखते हैं कि इसके द्वारा जो भी संविधान में संशोधन होते हैं उसको लिखा जाता है या संविधान में उस संशोधन को काउंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। आर्टिकल 4 की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारा संविधान संशोधन एक अलग से टॉपिक ही है जिसमें हम देखेंगे कि 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होते हैं। इनमें से एक संविधान संशोधन होता है साधारण विधेयक द्वारा, जिसे सामान्य बहुमत से पास किया जाता है। जब भी हम इसे सामान्य बहुमत से पास करेंगे, और दूसरा जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाते हैं। तो जो भी संशोधन 368 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया जाता है संविधान में संशोधन, उन संशोधनों को हम संविधान में शामिल करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 69th संविधान संशोधन, तो वो सब जो लिखे गए हैं संविधान के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो 368 आर्टिकल्स के प्रोसीजर से संविधान में अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन अगर 368 का प्रयोग हम नहीं करते हैं, एक सामान्य बहुमत से किसी भी संशोधन को करते हैं, तो ऐसे संशोधनों को संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आर्टिकल 4 यही कहता है कि जो भी सामान्य बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, जो राज्यों के लिए संशोधन किए जाते हैं, खासतौर पर उनके नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन या 2 राज्यों का विलय कर देना, ऐसे में संशोधन तो होता है लेकिन उसको कहीं संविधान में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों, सामान्य बहुमत से मेरा मतलब ये है कि जो भी लोग उस दिन उपस्थित होंगे सदन में, जो भी लोग उस दिन उपस्थित होंगे, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत देखा जाता है। और बहुमत का अर्थ क्या है? आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक। इसका मतलब कि अगर 200 लोग वहां प्रेजेंट हैं तो आधा इसका हो जाता है 100, और इसमें एक जोड़ देंगे मतलब 101 लोगों का केवल और केवल साधारण बहुमत चाहिए, और इस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने चारों आर्टिकल्स को ठीक से देख लिया कि किस प्रकार के आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है और इन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखे गए हैं। आगे की व्याख्यान में हम चर्चा करते हैं कि राज्यों का किस प्रकार से पुनर्गठन होता है। दोस्तों, नए राज्यों के पुनर्गठन के पहले हम 2 बातों पर और चर्चा करना चाहते हैं कि अभी हमने बताया कि किसी भी नए राज्यों का गठन करना हो या किसी नए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो या पुराने राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए संविधान में संशोधन होते तो हैं लेकिन आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी रेफरेंस पे बेरुबारी एक स्थान था जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता था, हालांकि आज ये वर्तमान बांग्लादेश के हिसाब से है। उस समय बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था।
तो बेरूबारी को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए उस समय हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इसी प्रकार से बिना संविधान में संशोधन किए ही इसे किसी अन्य राष्ट्र को भी अन्य देश को भी सौंप सकते हैं। ये मामला बेरूबारी केस के नाम से सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी सफाई देते हुए कहती है कि कोई भी भारतीय क्षेत्र अगर किसी दूसरे देश को दिया जाता है तो इसके लिए आर्टिकल 368 का प्रोसीजर होना चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि भारत के अंदर किसी राज्य में परिवर्तन करना हो या नए राज्यों का गठन करना हो तो संशोधन नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र या मुख्य भूमि का कोई भी पोर्शन या पार्ट्स किसी और देश को सौंपना हो तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से हमारे अभी तक 2 संविधान संशोधन हुए हैं, एक 9th संविधान संशोधन, एक 100 संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन किया गया था 1960 में और इसमें बेरूबारी का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन मोदी जी के शासनकाल में यानी कि 2015 में किया गया और इसमें बांग्लादेश को कुछ भारतीय राज्यों का हिस्सा सौंपा गया। जो इंदिरा गांधी ने 1976 में सीमा समझौता के तहत समझौता किया था उसको मोदी गवर्नमेंट ने 100वां संविधान संशोधन 2015 में लागू करते हुए बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिया था। बांग्लादेश के उस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम के क्षेत्र को शामिल किया गया था। इन चारों राज्यों में से थोड़े थोड़े क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए हैं। इसके लिए हमने देखा कि अपने राज्य के अंदर कोई भी काम करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं है, लेकिन किसी अन्य राष्ट्र को कोई भी क्षेत्र देना या लेना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए 100वां संविधान संशोधन और 9वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में अब तक किए गए हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राज्यों का गठन भारत में होता है, देसी रियासतें और ब्रिटिश भारतीय राज्य को किस प्रकार से भारत में शामिल किया गया, भारत को एक संघ के रूप में किस प्रकार से स्थापित किया गया जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से भूमिका निभाई, और आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो संविधान का अनुच्छेद हैं वो भारतीय राज्यों के लिए क्या कहते हैं, उनके ऊपर क्या किस प्रकार से विधेयक लाया जा सकता है या किस प्रकार से उनको डिवीजन, नाम में परिवर्तन इत्यादि किए जा सकते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि आज का सेशन केवल और केवल एक ओवरव्यू सेशन था, या इसको आप कह सकते हैं कि ये एक मैंने लेवल तैयार कर दिया जिसके बेसिस पे हम आगे की क्लास की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला पार्ट हम कब लेकर आए। इसके लिए अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं और उनकी संख्या आज बढ़ के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।